नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज आपके साथ। मैं हूं सरफराज, मैं सरफराज सैफी। आज आपको सबसे पहले ब्रिटेन की राजनीति का बड़ा अपडेट देना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ब्रिटेन में सियासी उथल पुथल का दौर जारी है। एक के बाद एक ब्रिटेन में जॉनसन सरकार के मंत्रियों का इस्तीफा हो रहा है। किसी वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के इस्तीफे की खबर आ सकती है। बोरिस जॉनसन के करीबी नेता और मंत्री उनके विरोध में खड़े होते जा रहे हैं, जॉनसन सरकार से रिश्ता तोड़ रहे हैं। ऐसे में बोरिस जॉनसन पर इस्तीफे का दबाव बढ़ता जा रहा है। ब्रिटेन में सियासी उथल पुथल की वजह क्या है, यह मैं आपको बताऊंगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का सत्ता से बाहर होना हिंदुस्तान को कैसे प्रभावित करेगा, यह भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वहीं राजस्थान के हालात सामान्य नहीं हो रहे हैं। कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद से बवाल थम नहीं रहा है। विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। राजस्थान में विवादित बयानों का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे माहौल में देश के गृह मंत्री अमित शाह का जयपुर पहुंचने का प्लान बेहद खास है। कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद अमित शाह पहली बार मिशन राजस्थान पर हैं। वैसे तो अमित शाह के एजेंडे में 8 राज्यों के प्रशासनिक मसलों पर मंथन शामिल है, मगर राजस्थान का सांप्रदायिक माहौल कैसे ठीक होगा, राजस्थान का आंतरिक सुरक्षा का मसला कैसे ठीक करेगा, कैसे संभलेगा, राजस्थान के इन तमाम गंभीर मुद्दों पर देश के होम मिनिस्टर अमित शाह का क्या रुख रहेगा, इस पर सबकी नजर रहेगी। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला अपने विवादित बयान की वजह से एक बार फिर से सुर्खियों में है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने हिंदुस्तान की शान तिरंगे पर विवादित बयान दिया है। कश्मीर पर केंद्र सरकार के स्टैंड से नाराज जम्मू कश्मीर के बड़े नेता तिरंगे के अपमान की बात कहते हैं। पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती भी तिरंगे को लेकर अपमानजनक बयान दे चुकी है। अब फारूक अब्दुल्ला तिरंगे पर गलत बयानबाजी कर रहे हैं। तिरंगे का अपमान आखिर क्या है, यह पूरा मामला आपको बताने और दिखाने की कोशिश भी करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने हिंदुस्तान के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। ब्रिटेन में सियासी बवंडर मचा हुआ है। मंगलवार को बोरिस सरकार के 2 कद्दावर मंत्री ऋषि सुनक और साजिद जाविद ने इस्तीफा दे दिया। 24 घंटे भी नहीं बीते, ताबड़तोड़ इस्तीफे का दौर शुरू हो गया। एक एक कर मंत्री समेत 18 लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस्तीफे की वजह से प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। कभी भी पीएम जॉनसन इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं। विपक्ष के साथ उनकी पार्टी के नेता भी
इस्तीफे का दबाव बनाने में जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं। ब्रिटेन में सियासी बवंडर, मंत्रियों का इस्तीफा, खतरे में जॉनसन। मंगलवार का दिन बोरिस जॉनसन के लिए अमंगलकारी रहा। सरकार बनाने के कुछ समय बाद से घरेलू दबाव झेल रहे प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन एक बार फिर सकते में आ गए हैं। दरअसल जॉनसन सरकार के वित्त मंत्री ऋषि सुनक और स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद ने अचानक इस्तीफा दे दिया। वित्त मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे के अभी 24 घंटे भी नहीं बीते कि ब्रिटेन में 2 और मंत्रियों ने सरकार को टाटा बाय बाय कह दिया। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन 2.5 साल पहले बहुत बहुमत के साथ पावर में आए थे, लेकिन जब से आए हैं तब से कोई ना कोई स्कैंडल उनके पीछे पड़ा हुआ है। जैसे कि पहले पार्टी गेट स्कैंडल था, जिसके ऊपर उनको पुलिस ने भी फाइन लगाया था, और उसके बाद अब एक मंत्री को जो कि यौन शोषण के मामले में जिसका नाम आया है उसको बनाया था, और उसको फिर बाद में उन्होंने माफ़ी भी मांगी। लेकिन इतने स्कैंडल वो कर चुके हैं कि कहीं ना कहीं ऋषि सुनक और दूसरे जो लॉ मेकर हैं साजिद जाविद, उन्होंने रिज़ाइन इसीलिए किया क्योंकि उनको लग रहा था कि उनकी अपनी छवि पे भी नुकसान हो रहा है और पार्टी की छवि पे नुकसान हो रहा है। चारों मंत्रियों ने जॉनसन की लीडरशिप पर सवाल उठाते हुए पद छोड़ा है। इससे प्रधानमंत्री पद से जॉनसन की जल्द विदाई हो सकने की अटकलें तेज लगने लगी हैं। भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि जब दुनिया महामारी की वजह से आर्थिक परिणाम भुगत रही है, उस वक्त मेरे लिए चांसलर के रूप में पद छोड़ने का फैसला हल्के में नहीं लिया है। जनता उम्मीद करती है कि सरकार सही ढंग से और गंभीरता से चलाई जाएगी। मेरा ये आखिरी मंत्री पद हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है इन मानकों के लिए हमें लड़ाई लड़नी चाहिए, इसीलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के खिलाफ पिछले काफी दिनों से इस्तीफे का दबाव बना हुआ है। यही वजह है कि कुछ दिन पहले उनके खिलाफ उनके ही साथी सांसद संसद में अविश्वास प्रस्ताव भी ले आए थे। हालांकि बोरिस जॉनसन ने उस बाधा को आसानी से पार कर लिया। प्रधानमंत्री जॉनसन ने तब भले ही बड़ी बाधा आसानी से पार कर ली हो, लेकिन अब एक बार फिर उनकी कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में आपको बताते हैं कि आखिर 4 मंत्रियों को इस्तीफा क्यों देना पड़ा। क्रिस पिंचर ब्रिटेन के एक सांसद हैं। क्रिस पर नशे में यौन दुराचार के आरोप लगे थे। साथ ही क्रिस पर दुर्व्यवहार के आरोप भी लगे थे। क्रिस पिंचर के खिलाफ कई शिकायतें की गईं, लेकिन ब्रिटिश पीएम ने इन शिकायतों को नजरअंदाज किया। आरोप लगने के बाद भी पिंचर को प्रमोशन दिया गया। पिंचर मामले पर जॉनसन के रवैये पर भी सवाल उठाए गए। फरवरी में ब्रिटिश पीएम ने पिंचर का प्रमोशन कर दिया। तब विपक्ष ने पिंचर मामले को लेकर सरकार पर हमला बोला था। उस वक्त ब्रिटेन के मंत्रियों ने कहा था कि जॉनसन को किसी भी आरोप के बारे में पता नहीं था, लेकिन सोमवार को एक प्रवक्ता ने कहा कि जॉनसन यौन दुराचार के आरोपों के बारे में जानते थे, और फिर अगले दिन यानी 5 जुलाई को ब्रिटेन की सियासत में उबाल आ गया। 5 जुलाई को साइमन मैकडोनाल्ड ने ब्रिटिश पीएम पर गंभीर आरोप लगाए। साइमन ने कहा, सेक्स स्कैंडल के बारे में पीएम जॉनसन जानते थे। प्रधानमंत्री के दफ्तर की तरफ से किए गए दावे गलत थे। मैकडोनाल्ड ने संसदीय आयोग को इसको लेकर खत भी लिखा। साइमन मैकडोनाल्ड के आरोप के बाद सियासी भूचाल मचना तय था और मच गया, क्योंकि बोरिस जॉनसन पर जब जब आरोप लगे, चारों मंत्री पूरी ताकत के साथ अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़े रहे। लेकिन अब जब मामला काफी आगे बढ़ गया तो ऋषि सुनक और साजिद जाविद समेत 4 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद ने लिखा कि लगातार हो रहे घोटालों के बाद मेरा पीएम जॉनसन के सरकार चलाने की क्षमता पर भरोसा नहीं रहा। जनता और सांसदों को जॉनसन की देश हित में शासन करने की क्षमता पर विश्वास नहीं रहा।
मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन साफ दिखाई दे रहा है कि आपके नेतृत्व में हालात नहीं सुधरने वाले, इसीलिए आपने मेरा भरोसा भी खो दिया है। वित्त और स्वास्थ्य मंत्रियों के पद छोड़ने के तुरंत बाद पीएम जॉनसन ने शिक्षा मंत्री नदीम जहाबी को वित्त मंत्री बना दिया, जबकि स्टीव बर्कले को स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा दे दिया। लेकिन ऋषि सुनक का मंत्री पद छोड़ना जॉनसन सरकार के लिए बड़ा झटका है। दरअसल ब्रिटेन गहरे आर्थिक संकट की ओर बढ़ता दिख रहा है। ब्रिटेन में महंगाई 40 साल के उच्चतम स्तर पर है। जून में महंगाई दर 9% से कुछ ऊपर रही, जल्द ही 10% से ऊपर जा सकती है। ऋषि सुनक ने वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा देकर बोरिस जॉनसन पर दबाव बढ़ा दिया है, क्योंकि पीएम जॉनसन पर पिंचर मामले के अलावा पार्टी गेट का भी आरोप लग चुका है। लॉकडाउन के दौरान बोरिस जॉनसन पार्टी करने के चलते विवाद में आए थे। ऐसे में अगर बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं, तब ऋषि सुनक की लॉटरी खुल सकती है, क्योंकि ब्रिटेन के पीएम की रेस में ऋषि सुनक सबसे आगे चल रहे हैं। ब्रिटेन में सियासी बवंडर उस वक्त उठा है जब दुनिया महामारी की मार से पूरी तरह से निकलने की जुगत में लगी हुई है। साथ ही रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 4 महीने से ज्यादा वक्त से जंग जारी है। ऐसे में 4 मंत्रियों का इस्तीफा प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के लिए बहुत ही बड़ा झटका है। ऐसे में देखना होगा कि इस झटके से पीएम जॉनसन उबर पाते हैं या फिर ये झटका उनकी कुर्सी पर भारी पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और ब्रिटेन में सियासी उथल-पुथल मचा हुआ है। ऐसे में मैं आपको बताता हूं कि अगर बोरिस जॉनसन पीएम पद से इस्तीफा देते हैं तो ब्रिटिश पीएम की रेस में कौन कौन शामिल है। स्क्रीन पर लाइए, मैं आपको दिखाता हूं। ऋषि सुनक कोरोना काल में देश को सबसे ज्यादा आर्थिक मंदी में जाने से इन्होंने बचाया है। ऋषि जी ने, इनका नाम सबसे ऊपर चल रहा है। अगर जॉनसन जाते हैं तो अगले पीएम ऋषि सुनक हो सकते हैं। साल 2020 में होटल इंडस्ट्री को 15,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ था। टूरिज्म इंडस्ट्री को 10,000 करोड़ पाउंड का भी पैकेज दिया था। इसके अलावा कोरोना काल में देश को आर्थिक मंदी से उबरने के लिए है। इसके अलावा लीज ट्रस का नाम है, आम ब्रिटिश के बीच काफी ज्यादा ये फेमस है। ब्रेक्जिट का जमकर समर्थन किया है इन्होंने, लीज ने, और ईयू से बात करके, यानी 2019 के चुनाव में दूसरे सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता रहे हैं जेरेमी हंट भी, इनका नाम भी चल रहा है। जेरेमी हंट ये भी ब्रिटिश के पीएम हो सकते हैं। नदीम जहावी, सुनक के बाद नदीम जहावी नए वित्त मंत्री नियुक्त किए गए थे, ये भी इस रेस में शामिल है। वैक्सीनेशन के दौरान वैक्सीनेशन मंत्री कहा गया था। यानी इतने नाम हैं। अगर ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हटते हैं तो ये तमाम जो नेता हैं जिनका नाम मैंने स्क्रीन पर दिखाया, इन सबके नाम प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। राष्ट्रीय आवाज में रुकूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि देश के होम मिनिस्टर अमित शाह आखिर जयपुर से क्या कुछ करने वाले हैं, क्या है उनका प्लान, बताऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है राष्ट्र की आवाज में। बोरिस जॉनसन मंत्रिमंडल से सबसे पहले 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। इनमें से एक भारतीय मूल के सांसद ऋषि सुनक हैं। ऐसे में आपको ऋषि सुनक के बारे में मैं बताने की कोशिश करता हूं कि ऋषि सुनक कौन है। इन्फोसिस के को फाउंडर हैं, नारायण मूर्ति के दामाद हैं ऋषि सुनक। ऋषि सुनक की पत्नी का नाम अक्षता मूर्ति है। सुनक और अक्षता की 2 बेटियां हैं, उनका नाम कृष्णा और अनुष्का है। यॉर्कशायर के रिचमंड के कंजवोरिट पार्टी के आप सांसद हैं। सुनक को 2 साल पहले वित्त मंत्री
बनाया गया था ब्रिटिश का, और ये प्रधानमंत्री की रेस में सबसे ज्यादा है। 1980 में जन्मे सुनक ने विंचेस्टर कॉलेज से पढ़ाई की थी। 1980 में जन्मे सुनक ऑक्सफोर्ड में पॉलिटिकल की साइंस की और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई भी ये कर चुके हैं। काफी हैवी प्रोफाइल है इनका। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए की इन्होंने पढ़ाई भी की है, और सियासत में अपने से पहले सुनक गोल्डमैन को सेक्स में बैंकर, सियासत में आने से पहले यह इनका पूरा लेखा जोखा है। और 2005 में इन्होंने सियासत में कदम रखा था, और सियासत में कदम रखने के बाद से लगातार ये ब्रिटिश में सबसे ज्यादा मशहूर होते जा रहे हैं। अगर बोरिस जॉनसन इस्तीफा देते हैं दवाओं के चलते, तो ऋषि सुनक अगले सर्वे सर्वा होंगे ब्रिटिश के। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि सियासत में कुर्सी आना और कुर्सी जाना यह आम बात हो गया, क्योंकि दाव पेच का खेल है। इसी तरीके से ब्रिटिश में भी, ब्रिटेन में भी ये तमाम तरह की कवायद देखी जा रही है। मैं एक बार फिर से पीसीआर से कहूंगा कि जो पहले की तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे थे कि कौन कौन प्रधानमंत्री की रेस में शामिल है, वो स्क्रीन पर लाइए। ये देखिए ऋषि सुनक, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि इनका नाम सबसे ज्यादा ऊपर चल रहा है, क्योंकि इन्होंने ब्रिटिश में सबसे ज्यादा काम किया है। चाहे होटल इंडस्ट्री की बात हो, चाहे कोविड कालान की बात हो, टूरिज्म की बात हो, बहुत फायदा इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को पहुंचाया है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोरोना काल में देश को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। लिज का नाम भी काफी आगे चल रहा है, और ऐसे में अगर वहां की सरकार गिरती है तो अगला प्रधानमंत्री इन्हीं में से चुना जाना है। और इन सब के बीच कड़ा मुकाबला भी चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक के बाद एक कोई किसी से कम नहीं है। लेकिन इन सब के बीच ब्रिटिश पीएम के रेस में जो भी नाम चले उस पर तो हमारी नजर रहेगी, लेकिन अभी भी वहां पर हालात ठीक नहीं है। किसी भी वक्त प्रधानमंत्री जॉनसन के इस्तीफे की खबर हमें मिल सकती है। महंगाई की मार से पाकिस्तान की जनता बेहाल है। अप्रैल से लेकर अब तक शहबाज सरकार 4 बार तेल की कीमतों में इजाफा कर चुके हैं। इमरान खान को हटाकर शहबाज शरीफ जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, तब पाकिस्तान की आवाम को उम्मीद जागी थी। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ महंगाई पर लगाम लगाएंगे, मगर ऐसा हो न सका। बदहाल पाकिस्तान कंगाली की राह पर है। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान बदहाली के दौर से गुजर रहा है। पिछले कुछ महीनों से महंगाई की डबल डिजिट पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। और ऐसे में पाकिस्तान की सरकार के सामने कई बड़े सवाल खड़े हो गए। पाकिस्तान का हाल बेहाल, बद से बदतर होते जा रहे हालात, तेल की कीमत बढ़ने से लोग हलकान, इंटरनेट मोबाइल सेवा बंद होने के आसार, पाकिस्तान बदहाल है, कंगाली की राह पर है, हाथ में भीख का कटोरा लेकर घूम रहा है। कुछ जगहों से मिल भी रहा है, लेकिन ज्यादातर जगहों से उसे खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। पाकिस्तान की उम्मीद अब IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर है, लेकिन IMF की शर्तें ऐसी हैं कि पाकिस्तान चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। कर्ज लेने के लिए तेल की कीमत बढ़ा रहा है। इसी वजह से पाकिस्तानी जनता परेशान है।
शहबाज सरकार ने पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए का इजाफा कर दिया है, जबकि डीजल और मिट्टी के तेल में 5 रुपए की बढ़ोतरी की है। पेट्रोल की कीमत 248 रुपए प्रति लीटर, डीजल के दाम 276 रुपए प्रति लीटर, मिट्टी का तेल 230 रुपए प्रति लीटर हो गया है। अप्रैल में सत्ता संभालने वाली शहबाज शरीफ सरकार लगातार तेल की कीमत बढ़ा रही है। वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि इमरान खान की अगुवाई वाली पिछली सरकार के IMF से हस्ताक्षरित समझौते से मुकर गई थी, जिस वजह से IMF ने राहत कार्यक्रम को निलंबित कर दिया था। IMF की तरफ से कर्ज नहीं मिलने से देश की आर्थिक हालात खराब हैं। लिहाजा सरकार अब और अधिक सब्सिडी वहन करने की स्थिति में नहीं है, इसीलिए तेल के दाम में बढ़ोतरी ही एकमात्र रास्ता है। सत्ता संभालने के बाद शहबाज शरीफ सरकार ने चौथी बार ईंधन के रेट में बढ़ोतरी की है। तेल के दाम में इजाफे के पीछे IMF का दबाव है। दरअसल पाकिस्तान IMF से बेल आउट पैकेज की मांग की है, जिस पर IMF ने कहा है कि तेल में सब्सिडी कम करने के बाद ही ये मुमकिन है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में बिजली की दरों में भी बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि IMF ने बिजली दरों में भी बढ़ोतरी की शर्त रखी है। तेल के दाम में बढ़ोतरी के बाद लोग परेशान हैं। लोगों का मानना है कि पहले से ही बदहाल पाकिस्तान में अब जरूरी सामान की कीमतों में और तेजी से इजाफा होगा। पाकिस्तान में जरूरत की चीजें महंगी होती जा रही हैं। इसी बीच आम नागरिकों की मुसीबत और भी बढ़ गई है। पाकिस्तान में खुदरा महंगाई दर 7वें आसमान पर पहुंच गई है। खुदरा महंगाई दर में लगातार इजाफा। जून में 13 साल के उच्चतम स्तर पर महंगाई दर 21.32% पर पहुंच गई। मई में महंगाई दर 13.7% थी। पाकिस्तान में महंगाई ने खासकर ग्रामीण इलाकों में ज्यादा कहर ढाया है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के आंकड़ों के मुताबिक शहरी इलाकों में महंगाई 19.84% है, वहीं ग्रामीण इलाकों में 23.55% बढ़ी। वैसे तो पाकिस्तान में ज्यादातर सेक्टर में महंगाई 10% से ज्यादा देखने को मिली, लेकिन सबसे ज्यादा असर परिवहन क्षेत्र में दिखा, जहां ये खतरनाक आंकड़ा 62.17% के स्तर पर है। इसके अलावा खराब होने वाली खाद्य सामग्री की कीमतों में भी 36.34% की महंगाई देखने को मिली है। पाकिस्तान सिर्फ राजनीतिक अस्थिरता के दौर से ही नहीं, बल्कि अपने इतिहास के सबसे खराब आर्थिक दौर से गुजर रहा है। आलम यह है कि जरूरत के सामान की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की परेशानियां इतनी ही नहीं हैं। देश के बड़े शहरों में कई घंटे तक बत्ती गुल हो रही है। पावर कट से जहां लोगों को लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं टेलीकॉम कंपनियों को भी दो चार होना पड़ रहा है। यही वजह है कि अब टेलीकॉम ऑपरेटरों ने देश में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद करने की चेतावनी दी है। यानी पड़ोसी मुल्क में संचार व्यवस्था ठप पड़ने की बात कही जा रही है। पाकिस्तान नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने कहा है कि पाकिस्तान में टेलीकॉम ऑपरेटरों ने सर्विस बंद करने की चेतावनी दी है। देश में बार बार होने वाले पावर कट की वजह से मोबाइल और इंटरनेट बंद हो जाते हैं, जिससे ऑपरेट करने में दिक्कत होती है। पाकिस्तान में 10 से 12 घंटे का पावर कट हो रहा है। इसका असर तमाम क्षेत्रों में हो रहा है। फिलहाल टेलीकॉम कंपनियां अपनी सर्विस बंद करने की बात कर रही हैं। हालात में सुधार नहीं हुआ तो मुमकिन है कि आने वाले दिनों में दूसरी और कंपनियां इसी तरह की बातें कहें। इसी बीच पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने देशवासियों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जुलाई के आने वाले महीने में उन्हें लोड शेडिंग का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को जरूरी LNG नहीं मिल पा रही है।
पाकिस्तान में 22,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है, जबकि जरूरत 26,000 मेगावाट की है। ऐसे में पाकिस्तान में 4,000 मेगावाट बिजली की कमी है। कुल मिलाकर कहा जाए तो पाकिस्तान आतंकियों को पालने पोसने में रह गया, जबकि आर्थिक बदहाली पर कभी उसने ध्यान ही नहीं दिया। यही वजह है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। आम पाकिस्तानी अपने घर के बजट का अधिकांश हिस्सा 2 जून की रोटी जुटाने और ईंधन पर खर्च करने को मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो राजस्थान में इस वक्त सबकी नजरें टिकी हुई हैं, चूंकि जिस तरीके का माहौल राजस्थान में हो रहा है उसको लेकर देश के होम मिनिस्टर ने जोनल काउंसिल यानी क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग बुलाई है जयपुर में। कैसे पूरे देश 5 क्षेत्रीय परिषद में बांटा हुआ है, 5 जोनों में बांटा हुआ है। मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं, जिसकी मीटिंग देश के होम मिनिस्टर अमित शाह लेने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा जो ये मीटिंग होनी है, उस मीटिंग में कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको जोन वाइज बांटा गया है। स्क्रीन पर आइए दूसरे ग्राफिक्स। आप देखेंगे कि जो जोन हैं वो अलग अलग जोन होते हैं। एक जोन में किस तरीके से होगा, चूंकि संसद के राज्य के पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा ये स्थापित होते हैं। 5 क्षेत्रों में, यानी जो 5 क्षेत्र हैं उसमें क्षेत्रीय परिषद वैधानिक निकाय होते हैं, जैसे मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी, इसके अलावा दक्षिण में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद का गठन भी किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया। इसके अलावा आप देखेंगे कि राजस्थान का अगर मैं जिक्र करूं तो राजस्थान के भीतर हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, ये तमाम क्षेत्र शामिल है। स्क्रीन पर आइए बाकी सारे नाम। ये देखिए, ये उत्तर क्षेत्रीय परिषद है जिसमें राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख शामिल है। ये उत्तर का क्षेत्र है। अगर मध्य के क्षेत्र की मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। लेकिन पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की अगर मैं बात करूं तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल शामिल आते हैं इसमें। इसके अलावा अगर दूसरे राज्यों की अगर मैं बात करूं तो गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दमनदीप, दादर नागर हवेली, ये पश्चिमी क्षेत्रीय शामिल होते हैं। इस तरीके से अलग अलग जोन में बांटा गया है। ये देखिए, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, ये तमाम राज्य हैं जिनको अलग अलग जोन में बांटा गया है। 5 जोन में इस देश को बांटा गया है। क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष देश के होम मिनिस्टर अमित शाह हैं, जो मीटिंग लेने वाले हैं जयपुर में। चूंकि जयपुर में जो हालात हैं उसको लेकर भी एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। ये मीटिंग जयपुर में होगी। इस बैठक की जो तारीख है वो 9 जुलाई 2022 को है। वहां पर शामिल होंगे, इनमें 8 राज्यों के मुख्यमंत्री, लेफ्टिनेंट गवर्नर शामिल होंगे और इसकी अध्यक्षता देश के होम मिनिस्टर अमित शाह करने वाले हैं। यानी 8 राज्यों के मुख्यमंत्री जयपुर में डेरा डालेंगे, मीटिंग करेंगे, बातचीत करेंगे। कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी और जो मुद्दे हैं वो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो देश के लिए बेहद जरूरी हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब ने एक बार फिर से विवादित बयान देकर वो खुद घिर गए हैं। हर घर तिरंगा यात्रा पर फारूक अब्दुल्ला ने ऐसा बयान दिया जिसे कोई देशभक्त पसंद नहीं करेगा। जिस तिरंगे की शान में पूरा देश सलामी देता है, उसी तिरंगे को फारूक अब्दुल्ला ने अपने घर पर रखने जैसी बात कह दी है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि तिरंगा पूरे देश की आन बान शान है। न जाने कितने देशभक्त इस तिरंगे की शान में दुनिया छोड़कर चले गए। उसी तिरंगे पर सवाल फारूक अब्दुल्ला साहब को बुरा लग रहा है और उस पर सवाल उठा रहे हैं। में तिरंगा
कैसे देखते इसको? तो थे पानी का दिया। सुना आपने फारूक अब्दुल्ला साहब क्या फरमा रहे हैं और किसके लिए फरमा रहे हैं। अगर आपको अपने कानों पर यकीन न हो रहा हो तो एक बार फिर सुन लीजिए कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने क्या कहा है। राजगढ़ में तिरंगा कैसे देखते इसको? तो थे पानी का दिया। राजगढ़ में तिरंगा कैसे देखते इसको? तो थे पानी का दिया। राजगढ़ में तिरंगा कैसे देखते इसको? तो थे पानी का दिया। जिस तिरंगे की शान में पूरा देश खड़ा होकर सजदा करता है, जिस तिरंगे की आन बान शान के लिए हमारे बहादुर जवान अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं, उसी तिरंगे की शान में फारूक अब्दुल्ला ने जो गुस्ताखी की है उसे सुनकर पूरा देश हैरान है। तिरंगे की खिलाफत में जो बयान सामने आया है वो किसी ऐरे गहरे नेता ने नहीं दिया है। फारूक अब्दुल्ला साहब देश के जिम्मेदार नेता हैं। सड़क से लेकर संसद तक की सियासत कर चुके हैं। संविधान की शपथ लेकर जम्मू कश्मीर की कमान संभाल चुके हैं। लेकिन इस बार जो बयान उनके श्रीमुख से निकला है वो उनके ही गले की फांस बन गया है। दरअसल जम्मू कश्मीर में बीजेपी हर घर तिरंगा मिशन चला रही है। इसी मिशन के बारे में जब फारूक अब्दुल्ला से सवाल किए गए तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि तिरंगा अपने घर में रखो। देश में संविधान का राज है और संविधान के तहत ही तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज है। और अगर राष्ट्रीय ध्वज देश के हर घर में नहीं पहुंचेगा तो किसका झंडा पहुंचेगा? क्या फारूक साहब के दिल में कोई और बसता है या फिर उनके दिल में जो चल रहा है वो देश हित में नहीं है? फारूक अब्दुल्ला के तिरंगा विरोधी बयान पर सियासत भी गर्मा गई है। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर पलटवार हुआ तो शायद फारूक अब्दुल्ला को अपनी गलती का एहसास हो गया। जो फारूक अब्दुल्ला तिरंगा घर में रखने की बात कर रहे थे उनके बोल ही बदल गए। मैं आपसे कहूंगा, फरमानों से कभी तिरंगा उड़ नहीं सकता। तिरंगा दिल में उड़ना चाहिए, तब बात बने। क्या है, घर चढ़ाएं, जहां मर्जी चढ़ाएं, कौन रोकता है? मालिक कुल है। फारूक अब्दुल्ला का विवादों से पुराना नाता रहा है। उनकी जुबान से ऐसे बयान निकलते रहे हैं जिनसे देश विरोध की बू आती है। धारा 370 हटने के बाद फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर चीन से मदद लेने की बात कह दी थी। तब फारूक अब्दुल्ला ने चीन की आक्रामकता तक को जायज ठहरा दिया था। फारूक को चीन पसंद है। एलएसी पर जो भी तनाव के हालात बने हैं उसका जिम्मेदार केंद्र का वो फैसला है जिसमें जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म किया गया था। चीन ने कभी भी अनुच्छेद 370 खत्म करने के फैसले का समर्थन नहीं किया है और हमें उम्मीद है कि इसको फिर से चीन की ही मदद से बहाल कराया जा सकेगा। फारूक अब्दुल्ला की सियासत अजब है। वो बात तो देशभक्ति की करते हैं लेकिन कभी तिरंगे का विरोध करते हैं तो कभी अनुच्छेद 370 हटाने के लिए चीन तक का सहयोग लेने की बात करते हैं। समझ नहीं आता ये किस तरह की देशभक्ति है जो केवल फारूक अब्दुल्ला को ही समझ में आती है, लेकिन बाकी देश इससे अनजान रहता है। ये सच है कि हर घर तिरंगा मिशन बीजेपी चला रही है। हो सकता है इसके पीछे बीजेपी की मंशा चुनावी हो, लेकिन तिरंगा तो राष्ट्रीय ध्वज है और उसे देश के अंदर किसी भी स्थान पर लगाया जा सकता है, फिर चाहे वो किसी का भी घर क्यों ना हो। ऐसे में फारूक अब्दुल्ला का ये बयान कि तिरंगा अपने घर में रखो के मायने क्या हैं पूरा देश समझ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो ये थी राष्ट्रीय आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।